हेलो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा की बात की थी, जिसको डिस्कस किया था बोहर ने, क्योंकि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के इमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर का एटॉमिक मॉडल, तो उनको समझने के लिए एक आया था उसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर। पर कि इन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वैत प्रकृति। जो पदार्थ की द्वैत प्रकृति की जो बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है उसको हम देखते हैं। इसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, और एक दूसरा आया था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पर डुअल नेचर ऑफ मैटर में क्या बात होती है कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है। कोई भी मैटर जिसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसमें बात की थी उन्होंने कि कोई भी पदार्थ द्वैत प्रकृति शो करता है। तो इन्होंने क्या कहा था, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नेम था आइंस्टाइन। आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन ने क्या सजेस्टेड किया था कि मैटर जो होता है वो कभी वेव की जैसे बिहेव करता है और कभी उसमें तरंग के जैसे क्या उसका नाम पार्टिकल की जैसे बिहेव करता है। तो इन्होंने क्या कहा था, मैटर में जो लाइट वेव होती है हम क्या करते हैं, लाइट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इन्होंने क्या कहा, लाइट कैन बिहेव वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ये किस तरह के नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर शो करते हैं, कणीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और मैटर लाइट कैन है बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। कोई भी जो लाइट कोई भी प्रकाश जो होता है वो तरंग और कण दोनों की जैसे बिहेव करता है। इट मीन्स दैट कोई भी मैटर जो होता है उसमें दोनों गुण जुड़े होते हैं, कण प्रकृति भी शो करता है और उसकी तरंग प्रकृति भी शो करता है। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को समझा किसने, एक साइंटिस्ट आया था डी ब्रॉगली। इन्होंने इनकी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और क्या कहा इसमें कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, और इन्होंने क्या कहा, सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सभी छोटे छोटे कण होते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कैन बिहेव एज क्या बोला इन्होंने, ये बिहेव करते हैं, कैन पोजेस वेव डुअल नेचर। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स पोजेस डुअल नेचर। ये क्या करते हैं, द्वैत प्रकृति शो करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं। ये इन्होंने कहा था किसने, डी ब्रॉगली ने। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो पार्टिकल नेचर और इसको वेव नेचर था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके वेव नेचर को बताने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा था कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स आर मोशन पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक, कि सभी जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, क्या कहा था इन्होंने, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स पोजेस, क्या बोल रहे हैं, मटेरियल पार्टिकल मोशन, क्या बोल रहे हैं, पोजेस वेव नेचर, ये वेव कैरेक्टरिस्टिक, पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक। इनमें क्या होता है, तरंग गुण जुड़ा रहता है। किसने कहा था ये,
डी ब्रोगली ने। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्योंकि वेव का है इन्होंने, तो जो वेव होगी, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते थे, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी तो जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है, जो वेव होगी उसका एक वेवलेंथ होगी, है ना, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई होता है ना। एच प्लांक कांस्टेंट, मास और देयर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, उस कण का वेग और उसका द्रव्यमान, है ना, जिसको डिनोट करते हैं एम वी इज इक्वल टू होता है, एम वी इज इक्वल टू रो। रो इज मोमेंटम। रो क्या होता है, मोमेंटम या उसका संवेग, इसको क्या कहते हैं हम, संवेग, किसी कण का संवेग होता है एम। तो जो वेवलेंथ होती है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी वेव जो किसी पार्टिकल से जुड़ी होती है उसको, अब किसी पार्टिकल से कोई कण है, मैंने कहा वेव जो होगी एसोसिएटेड होगी किससे, किसी मटेरियल पार्टिकल से, एसोसिएटेड मटेरियल पार्टिकल्स, है ना। और उस वेव को जो किसी कण से जुड़ी होगी, अब कण किसका होगा, पार्टिकल किसका होगा, किसी मैटर का, किसी पदार्थ का, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उस वेव को क्या कहेंगे, मैटर वेव, है ना। और मैटर वेव या दूसरा, अब इससे इक्वेशन किसने दी थी, डी ब्रोगली ने, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, डी ब्रोगली वेव। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते थे। तो किसने था, डी ब्रोगली ने। अब इन्होंने क्या देख, इसके लिए एक डेरिवेशन ड्राइव की थी, उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। ये कैसे ड्राइव होता है, इसको इसके लिए डेरिवेशन करते हैं इसमें। तो क्या डेरिवेशन था इनका, इसके लिए ड्राइव कैसे हुई इक्वेशन, इन्होंने इसके लिए क्या दिया था, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली जो इक्वेशन दी थी इन्होंने किसके लिए समझाने के लिए दी, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी, उन्होंने उसके लिए इक्वेशन दी थी अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम, एक प्लांक इक्वेशन बोल सकते हो उसको सीधे, प्लांक इक्वेशन। क्या इक्वेशन दी थी इन्होंने की, इन्होंने कहा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना, V उसकी वेलोसिटी, तो implies that E is equal to H upon E is equal to H nu, सॉरी, कि जो एनर्जी होती है उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हमने क्या कहा था, प्लांक इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने किसके लिए दी थी, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने जो ऊर्जा की समीकरण दी थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, किसने दी थी, आइंस्टीन ने क्या दी थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और प्लांक ने जो इक्वेशन दी थी वेव नेचर के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो इन दोनों, इसका मतलब क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और न्यू जो होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। तो हम क्या बोल सकते, एच इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा। तो जिसमें से ये कट हो गई थी, तो क्या आ जाएगा हम पे, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, हो सकता है। अब क्या होगा, हमने निकाली उसकी वेवलेंथ लैम्डा को, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को उधर लेंगे एच अपॉन एम सी, ये भी वेवलेंथ आती है, लेकिन किसकी वेवलेंथ है, किसके लिए है, ये किसी पार्टिकल्स के लिए है, सॉरी वेव के लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता सी, लैम्डा फॉर वेव, है ना। और एम सी जो होता इज इक्वल टू एम न्यू, एम भी इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम सीधे रख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन
mb, और दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन। ये थी डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना। ये किसके लिए आती है? लैम्डा फॉर पार्टिकल्स, है ना, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, और ये किसके लिए? वेव के लिए। अब जो h अपॉन एम भी, एम भी जो होता है किसके इक्वल होता है? मोमेंटम के इक्वल। अभी हमने बताया था इसमें, तो हम सीधे सीधे इसमें क्या रख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रो p, और p इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम या संवेग रो, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स का, गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये किसने कहा था? ये इक्वेशन आई थी डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? प्लांक और आइंस्टीन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और एक इक्वेशन ड्राइव की, जिसे क्या कहा था हमने? डी ब्रोगली इक्वेशन। अब जो एक पूरा कॉन्सेप्ट था द्वैत प्रकृति को समझाने के लिए कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो कण और तरंग दोनों की जैसे बिहेव करता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई थी ये इक्वेशन। इसको जस्टिफाई करने के लिए दो कॉन्सेप्ट आए, इसको हम समझते हैं इसी में। तो किसी मैटर का जो डुअल नेचर था, द्वैत प्रकृति, इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो फर्स्ट था पार्टिकल नेचर को समझने के लिए। किसके लिए था वो? पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति को समझने के लिए। तो जो किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कण प्रकृति को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट आया था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन पोजेस मटेरियल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन एक किसी पदार्थ का कण है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? दे पोजेस, उनमें क्या होता है? फिक्स चार्ज और डेफिनेट क्या होता है उनमें? निश्चित द्रव्यमान होता है उनका, डेफिनेट मास। दूसरा क्या होता है उनका? डेफिनेट चार्ज होगा उन पे, उनकी कुछ एनर्जी होगी, और उस पार्टिकल्स का क्या हो सकता है? मोमेंटम हो सकता है, संवेग। तो ये सब गुण होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के। उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक निश्चित द्रव्यमान, उसका एक फिक्स मास होगा, फिक्स उसकी एनर्जी होगी, उसमें कुछ मोमेंटम होगा, जब उस गति करेगा तो उसमें कुछ संवेग होगा। ये सब गुण होने के कारण इन्होंने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक कण होता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर शो करता है। उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स लिया, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही थी ना, ये बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन का स्रोत, इलेक्ट्रॉन सोर्स। और इस इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन की बीम निकली, उस बीम को पास किया था किससे? उस बीम को पास किया था इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, विद्युत क्षेत्र से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से जब उन्होंने लिया, क्यों रखा उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्योंकि इसकी स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होकर के बीम आई, और एक निकल क्या उसका नाम, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी रखी आगे, किसी की थी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, जब ये बीम यहां से निकली और स्ट्राइक हुई कहां पे? यहां से बीम निकली इस तरीके से, और बीम जब स्ट्राइक हुई निकिल की क्रिस्टल पे, तो जिंक सल्फाइड की क्रिस्टल पे, तो उसमें उसने क्या कर दिया? एक स्पॉट प्रोड्यूस हो गया, उसमें एक धब्बा बन गया, स्पॉट बन गया इस तरीके का, ठीक है ना। और जो स्पॉट बना इसमें, ये जो था ये स्प्रेड आउट नहीं हुआ, मतलब इसने उसमें कोई रिंग उत्पन्न नहीं की। जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और आपको ब्लू और ब्लैक कलर में कुछ दिख रहे हैं इसमें, तो ये सब क्या उसकी कण प्रकृति है। जिस पार्टिकल से, जिस मैटर से ये इंक बनी है, ये भी क्या है? कण प्रकृति प्रदर्शित कर रही है। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब उन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट पे, इसकी स्क्रीन पे इसको स्ट्राइक किया, इसको टकराया, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे क्या हो? इस तरीके के धब्बे उत्पन्न हो गए। तो इससे उन्होंने कंफर्म किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कण प्रकृति प्रदर्शित करता है।
और दूसरा इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट वो भी आया था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बीम को पास किया और उस इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते पे जो उसका रूट था उसमें उन्होंने एक पैडल व्हील रख दिया। पैडल घूमने वाला जो कुछ रोटेटिंग मोशन, जो रोटेटिंग क्या बोल सकते उसको, व्हील माने चक्की, कुछ इस तरीके का रखा था वहां पे जो घूम सकता था। तो जब उन्होंने उस पर स्ट्राइक किया तो घूमने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल उससे टकराया और उसने उस पर फोर्स लगाया। जब उस पर कण पे क्या लगा, फोर्स लगा होगा तो रोटेट होने लग गया। तो इन सब से उसके कण प्रकृति को कंफर्म किया। दूसरा नेचर आता था इसका वेव नेचर, कण प्रकृति। और कण प्रकृति को समझने के लिए वेव नेचर, सॉरी तरंग प्रकृति, वेव क्या बोलते हैं, तरंग प्रकृति को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था किसने, एक साइंटिस्ट का नेम था, उनका नेम था डेविसन और दूसरे आए थे जर्मर, डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने किया था एक एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, डेविसन एंड जर्मर ने, इन्होंने एक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट लिया था, एक बल्ब लिया था जिसके अंदर फिलामेंट किस चीज का था, टंगस्टन का था। और टंगस्टन का जो फिलामेंट था इसने काम किया था किसकी तरह, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। और हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही थी, इससे इलेक्ट्रॉन की कुछ बीम पास हुई इससे। और जो इलेक्ट्रॉन की बीम पास हुई सेम इन्होंने भी किया, डेविसन एंड जर्मर ने, इन्होंने सिर्फ इसकी नकल किया और क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर दिया। इन्हें भी पता था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको पास करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्होंने इसको पास किया तो उसकी स्पीड बढ़ गई उस बीम की। और जो बीम की स्पीड बढ़ी तो बीम उन्होंने पास कर दी किस पे, निकिल का क्रिस्टल रखा था उन्होंने यहाँ पे, ये थोड़ा नया किया उन्होंने कण प्रकृति को समझाने के लिए। निकिल का क्रिस्टल रखा था और जो निकिल का क्रिस्टल था इसमें रखा हुआ, है ना, उस निकिल क्रिस्टल का काम क्या था, उसने इस बीम को डिफ्रैक्टेड कर दिया, अलग उसको विवर्तित कर दिया, उसको फैला दिया, ठीक है। और जब उसको डिफ्रैक्टेड कर दिया तो आगे इन्होंने एक दूसरा चीज रखा था, डिफ्रैक्टेड कर दिया उन्होंने वेव को, इस तरीके से वेव डिफ्रैक्टेड हो गई। और जब डिफ्रैक्टेड होकर के यहाँ पे आई, ये किस चीज का था, जिंक सल्फाइड रखा था इन्होंने इसमें भी आगे, ठीक है। जिंक सल्फाइड जो है एक फ्लोरोसेंट सबस्टेंस है, कैसे, फ्लोरोसेंट सबस्टेंस जो प्रतिदीप्ति उसमें उत्पन्न करता है। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो इसमें कंसेंट्रिक रिंग बन गई, उसमें रिंग उत्पन्न हो गई इस तरीके से। और जो रिंग बनी इससे क्या पता चला कि जो टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन की बीम निकली उससे रिंग बन गई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कण तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करते हुए नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया था, ये विवर्तित डिफ्रैक्टेड बीम। और तो ये हमने क्या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे डाला तो क्या इसको क्या बोलते, कंसेंट्रिक रिंग, ठीक है। या इसको डिफ्रैक्टेड रिंग भी कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्टेड रिंग, विवर्तित रिंग। और उस फिनोमेना को जिसमें ये सब हुआ उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, या क्या बोले इन्होंने इसको, विवर्तन, ध्यान रखना है, विवर्तन। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हुए थे किसी भी मटेरियल पार्टिकल्स की वेव और पार्टिकल नेचर को कंफर्म करने के लिए। तो अब हमें पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कण और तरंग दोनों बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको कॉन्सेप्ट को भी फिर से एक्सेप्ट किया था हाइजेनबर्ग ने, और हाइजेनबर्ग ने जब उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज के लिए इसमें इतना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।